हुआ है क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट? हेलो। यस सर। ओके ठीक है। ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आप सबको। अच्छा, इनकम टैक्स क्लास है आज, दुर्गा पूजा में काफ़ी छुट्टी हो गया सबका, ठीक है। तो चलो सर फिर से टैक्स का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या सब लोगों का दुर्गा पूजा कैसा गया रे? तथा কেমন কাটলি দুর্গা পুজো? ভালো? वही सर जेमन काटे। जेमन काटे। अच्छा ठीक है, चलो सर, सबका अच्छा बुरा भला सब मिला जुला के ही दुर्गा पूजा गया है, अच्छा ही गया होगा, तभी तो हम लोग शुभ विजया भी बोलते हैं। शुभ विजय क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितना समाज की बुराइयां हैं राम जी सब खत्म कर दिया था और फिर हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, टैक्स स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में सैलरी चल रहा है। अच्छा, इन द मीन टाइम कौन आ गया? ये चार्ली। चार्ली मतलब ज्योति। ज्योति बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कौन है, और कौन है? शुभश्री, गुड मॉर्निंग शुभश्री। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इंकी, गुड मॉर्निंग इंकी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग इनकम टैक्स में सैलरी चर्चा कर रहे थे। सैलरी में 2-3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। बेसिक्स ऑफ सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सब डिस्कस हो चुका है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स कुछ है सैलरी के अंदर, वो भी डिस्कस हो चुका है, जैसे कि सैलरी का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना ज़रूरी है सैलरी इनकम पे, एरियर ऑफ सैलरी किसको बोलेंगे, सरेंडर सैलरी किसको बोलेंगे, हाँ, मोर देन वन सोर्स से अगर सैलरी कोई इनकम करता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, ये सब छोटा मोटा बेसिक डिस्कशंस हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम लोगों ने सैलरी में किया है दैट इज़ कि पूरा सैलरी का प्रोफॉर्मा, अरे है ना, वो तो हम लोग कर चुके हैं ना, सैलरी का प्रोफॉर्मा आप लोग के पास तो ज़रूर होगा कॉपी में। क्या बोलते हो सर, हाँ या ना? क्या सैलरी का प्रोफॉर्मा है ना? अच्छा, मुझे डेट बता सकते हो लास्ट क्लास का? एनीवन? लास्ट सैलरी क्लास का डेट क्या था? किसी को याद होगा क्या? अरे किसी को भी याद नहीं है? 5 तारीख 6 সেপ্টেম্বর 6 তারিখ মনে হয় सेप्टेम्बर না অক্টোবর 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर। हाँ हाँ हाँ, अक्टूबर ही होगा, अक्टूबर ही होगा। एक सेकेंड रुक, अक्टूबर का 6 तारीख, हाँ 5 या 6? एक सेकेंड एक सेकेंड, फेम का मिल रहा है। यस आई थिंक मिला है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या लिखा था आप लोगों को। मैंने क्वेश्चन भी कुछ दिया था, एक सैलरी नोट्स भी दिया था ना, स्टडी नोट बोल के। सैलरी का एक स्टडी नोट भी आप लोगों तक पहुँचा था, वहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस भी हैं, मैंने बोला था घर में करने के लिए। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कर लेंगे क्लास में। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर भी किए थे, ठीक है सर। चलो तो सर आज क्या करेंगे? आज मैं आप लोगों के साथ अलाउंस के बारे में कुछ बात करूँगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंसेस होता है ना, हमारा जो टैक्स है, टैक्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंस के बारे में बताया जाता है। तो ये अलाउंस क्यों दिया जाता है, अलाउंस और पार्क्विजिट का डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको बता के रखा। अलाउंस क्यों दिया जाता है, अलाउंस के साथ पार्क्विजिट का डिफरेंस क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता के रखा। बट मैंने आपको एक डिटेल से अलाउंस का नोट्स में दे के रखा, स्टडी नोट 1 में, कि अलाउंस का जो वैराइटीज़ ऑफ अलाउंसेस, और अलाउंस देने के 2-3 कॉन्सेप्ट है कि
कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंस पार्टली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो उसका कुछ लिस्ट आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत टाइम पे ना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलाउंस के ये सब जगह से, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन से, थोड़ा मतलब नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सर रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर। जो प्रोफार्मा हम लोग स्टार्ट किए थे, प्रोफार्मा के अंदर बहुत जगह ऐसा था, उसमें मैं आप लोगों को एक जगह बताया था जहाँ पर आप देखना, जहाँ पर आप पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, ऐसा एक एरिया आप लोगों ने किया था ना प्रोफार्मा। अगर आप लोग चेक करोगे कॉपी में, आप देखना वहाँ पर आपको पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, इस तरह का आपको काफ़ी सारा 4-5 ऐसे देखने को मिलेगा। तो मैं वहाँ पर आप लोगों को ब्रैकेट में लिखा के रखा था वर्किंग नोड बोल के, मतलब नोड बोल के लिखा, मतलब उसके बारे में क्या करना था, उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करना है। तो ऐसे में आज मतलब वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट का जो एरिया है, उसमें आपका पेंशन, ग्रेचुइटी का जो एरिया है, वो मैं आज आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले कुछ अलायंस के बारे में कुछ बातें एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज पर्पस, एंड उसके बाद धीरे धीरे पेंशन, ग्रेचुइटी, सारे के सारे हाउस रेंट अलाउंस वगैरह का जो कैलकुलेशंस वगैरह है, सारे के सारे चीज में अभी धीरे धीरे जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं और आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं। ऐसे ये था प्रो फॉर्मा, क्या स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, स्क्रीन दिखाई दिया ना? ओके सर, ये देखो सर, जो मैं आपको बोल रहा था तब से, ये देखो आपको दिख रहा है ना ग्रेचुइटी, ठीक है, ये ग्रेचुइटी, इसके बाद आप देख सकते हो लीव एनकैशमेंट, ठीक है। तो ये ग्रेचुइटी हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, लीव एनकैशमेंट हो जाएगा, ये देखो अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है। मतलब बेसिकली जब कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है तो तब उसको ये सब चीज़ें दिया जाता है। तो इसका एक अलग ही कैलकुलेशंस का एरिया, और इसको स्पेसिफिक वे में पूछती भी है कि डायरेक्टली आपको पेंशन से सवाल कर लेगा, डायरेक्टली आपको ग्रेचुइटी से सवाल कर लेगा, लीव एनकैशमेंट से सवाल कर लेगा। तो आपको रेडी रहना है कि किस कॉन्सेप्ट में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में क्या बोला, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए में क्या बोला, तो आपको ये सब चीज सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में क्या बोला, तो आपको रेडी रहना है किसमें कितना एग्जाम्पशन है, किसमें कितना डिडक्शन मतलब टैक्सेबिलिटी आ जाता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा मुझे आपको बताना तो पड़ेगा, ठीक है। बिफोर दैट चलो एक काम करते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था ना अलाउंस के बारे में, ऐसे देखो लास्ट कुछ दिनों में जो सैलरी के ऊपर बात हुआ था दुर्गा पूजा से पहले, मैं एक बार आपको बस रिकॉल करा देता हूँ। ये कुछ इंट्रोडक्शन चर्चा था, इंट्रोडक्टरी लेवल में चार्जेबिलिटी के बारे में चर्चा हुआ था, आप लोगों को भी याद होगा। जस्ट सेकंड, पेन ले लेता हूँ। चार्जेबिलिटी के ऊपर चर्चा हुआ था सर। ये जो इनकम टैक्स में चार्जेबिलिटी, मतलब इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961, इसमें सैलरी का जो चार्जेबल सेक्शन है दैट इज सेक्शन 15, ठीक है। तो वो सेक्शन 15 के बारे में, सेक्शन 15 में एक्चुअली सैलरी में टैक्स चार्ज किया जाएगा, सैलरी पेड और अलाउड, नॉट ड्यू, एरियर्स ऑफ सैलरी, मतलब किस पर्टिकुलर में आपको टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगा, उसके बारे में सेक्शन 15 में बताया गया है। फिर डिडक्शंस के बारे में सेक्शन 16, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 वाला जो बड़ा पॉपुलर है आजकल, पहले 40,000 हुआ करता था, उसको 50,000 किया। प्रोफार्मा एक बार गो थ्रू करो, लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, बड़ा ही काम का चीज है सर, कि आपका पूरा टैक्स जो भी हो रहा है उसको बाद में आपको एग्जाम डिडक्शन के लिए सेक्शन 16 बड़ा हेल्पफुल सेक्शन है। और फिर मीनिंग ऑफ सैलरी के बारे में सेक्शन 17 में कहा गया है, जिसमें सैलरी क्या है, पार्क्विजिट क्या है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या है, इनकम अंडर द ईयर सैलरीज के अंदर, ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो अभी क्या करना है, बस एक बार दिखाया आपको कि क्या क्या आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो जो बेसिक थ्योरेटिकल एरिया है, मतलब जो जो थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे सैलरी पेड टैक्स फ्री, ठीक है, ये सब आपके पास नोट्स है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। एडवांस सैलरी के बारे में आपको मैं चर्चा फिर से करूंगा, एरियर्स ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी चर्चा हुआ है सब। तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं आपको बोला ना सर, मुझे अलायंस के बारे में थोड़ा चर्चा करना है। क्या आप सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना? अलायंस दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके सर, तो चलो मैं अलायंस के बारे में कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। अलायंस का थोड़ा डिटेल्स चर्चा है, आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ना
कई बार ऐसे होते हैं कि छोटा छोटा सवाल भी होता है और बड़े क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटा सा इनपुट कहाँ से दे देता है, मतलब आप सोचते रह जाओगे भाई ये कौन सा अलाउंस है, कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ कि अलग अलग टाइप्स ऑफ अलाउंस और उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, बस याद रखना है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आर गिवन टू एम्प्लॉइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाय देयर एम्प्लॉयर्स। कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। कौन किसको देता है? ये मोटा सा एक इंसान है, ये मोटा इंसान कौन है? ये मोटा है एम्प्लॉयर, ठीक है, और एक पतला सा इंसान बनाएंगे सर, एक पतला सा, ठीक है, ये है एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउंस कौन किसको देगा? ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अलाउंस दिया जाता है सर एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आर गिवन टू एम्प्लॉइज बाय देयर एम्प्लॉयर्स। जनरली अलाउंस आर गिवन टू एम्प्लॉइज टू मीट सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स लाइक हाउस रेंट एक्सपेंसेस, ऑन यूनिफॉर्म, कन्वीनियंस एटसेट्रा, ठीक है। अलग अलग रीजन में दिया जाता है, कुछ तो लिस्ट अभी आपसे बात करूंगा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अब सवाल यही है कि अलाउंस तो दे देता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को अलाउंस तो प्रोवाइड कर देगा, बट सवाल ये उठता है कि कौन से अलाउंस में टैक्स लगेगा और कौन से अलाउंस में एग्जेम्पशन होगा और कौन से अलाउंस में कुछ पार्शियल टैक्स लगेगा या पार्शियल एग्जेम्पशन होगा, इसका एक नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। तो वही अभी चर्चा का विषय है सर, दैट इज द एरिया ऑफ डिस्कशन नाउ। तो पहले आप थोड़ा देख लो, अलाउंस का दो कॉन्सेप्ट है सर। ये ड्यू बेसिस में भी टैक्सेबल हो सकता है, रेसिव बेसिस में भी हो सकता है। मतलब या तो आपको ड्यू किया गया, अभी मिला नहीं है, बाद में मिलेगा, अलाउंस इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रेसिव बेसिस। या तो आपको रिसीव हो चुका है तो भी टैक्सेबल हो सकता है, हो जाएगा, या फिर ड्यू हुआ है अभी भी मिला नहीं है हाथ में तो भी टैक्सेबल हो सकता है। तो ड्यू हो या रिसीव, दोनों केस में ये टैक्सेबिलिटी आता है। वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस नॉर्मली आर डिस्कस। चलो तो क्या क्या है, जैसे फुल्ली टैक्सेबल, यहाँ पर आप लिस्ट देखते हो, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, दिखाई दे रहा है ना सर? तीन तरह का अलाउंस का कॉलम, एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का कॉलम, एक पार्टली टैक्सेबल अलाउंस का कॉलम और एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस का कॉलम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जस्ट एक बार बताइएगा। अरे हाँ ना कुछ, ओके सर। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आंख लगा के देखो, आंख लगा के दिल दिमाग को यूज करके। फुल्ली टैक्सेबल में आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। एक बार बस मैं रीड कर रहा हूँ, अब बाद में इसका और डिटेल्स बताता हूँ। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे ये तो आप लोगों को पता ही है, कोलकाता में अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो कोलकाता से अगर आपको अचानक से मुंबई या बैंगलोर शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? कोलकाता से हायर है कि लोअर है? कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर है। तो अगर आपको कोलकाता में मानो कि किसी कंपनी में 35,000 मिल रहा था या 50,000 मिल रहा था, ठीक है, आपको बैंगलोर में जब शिफ्ट किया गया तो आपको 65 दे रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये अलाउंस इसलिए भी बढ़ जाता है आपका सैलरी या अलाउंस के साथ, बिकॉज आपको सिटी कंपेंसेट करता है, मतलब कंपेंसेटरी अलाउंस मिलना चाहिए। बिकॉज दूसरे शहर का अगर लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है तो जहाँ का लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये सब अलाउंस है, ये सब टैक्सेबल है सर, फुल्ली टैक्सेबल ना। सिटी कंपेंसेटरी टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज, ये बहुत पॉपुलर एक पॉइंट है इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया। इंटरिम अलाउंस एक कॉन्सेप्ट होता है, सर्वेंट अलाउंस होता है। ऐसे जब मैंने आप लोगों को प्रोफार्मा लिखाया था वहां पर भी मैंने काफी सारा अलाउंस का लिस्ट आप लोगों को दिखाया था, लिखा के, लेकिन कुछ अलाउंस मैंने वहां पर बोला था कि इसके अलावा भी अलाउंस होता है, जो अलाउंस आपको मैं बाद में बताऊंगा, वही मैं आपको मैं बाद में बता रहा हूँ कि आप एक बार याद कर लो, देख लो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या हो सकता है, पार्टली टैक्सेबल क्या हो सकता है, फुल्ली टैक्सेबल क्या हो सकता है। अच्छा, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच डिनर अलाउंस, क्या बोला सर? टिफिन लंच और डिनर अलाउंस, ये सब अलाउंसेस क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। दिमाग में थोड़ा सा ना एंटर कर लो, ठीक है। प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, किसी भी तरह का नगद में आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है, कुछ भी जो ऊपर में नहीं बोला है। वार्डन अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ठीक है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड, डीफ एंड डम। अच्छा देखो सर, ब्लाइंड, डीफ एंड डम, ये तो मैंने आप लोगों को प्रोफार्मा के अंदर ही बताया था। अगर आप प्रोफार्मा देखोगे ना, सैलरी का पूरा जो शीट बनाया आप लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में, वही मैंने बहुत टाइम लगा के किया था, वहां पर आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको
एक एग्जामिशंस का लिस्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मली टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप ब्लाइंड हो, अगर आप डीफ हो, अगर आप डम्ब हो, तो कितना का एग्जामिशन डिडक्शन दे देते हैं? 3200 4200, ठीक से बोलो। 32 32, हाँ सॉरी मैंने गलत सुना फिर। 3200 का है ना। अगर आप ब्लाइंड हो, डीफ हो, डम्ब हो, तो आपको 3200 के हिसाब से आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो आगे चर्चा करता हूं मैं इसके बारे में। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब, ठीक है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, इनके केस में जो भी अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी और को मिले इनके अलावा, ठीक है, ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल के लिस्ट में आ जाएगा अलाउंसेस। ये सब प्रोफार्मा में दिया हुआ है, ये सब प्रोफार्मा में दिया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा और कुछ है सर? ये तो मोटा मोटी फुल्ली टैक्सेबल का एक लिस्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। एक बार बाद में जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, मैं और एक बार आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन एक बार लिस्ट तो पढ़ा दूं आपको। पार्टली टैक्सेबल भी अलाउंसेस कुछ है सर। पार्टली में जैसे EHRA, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, जिसके बारे में आई थिंक अलाउंस का जब चर्चा स्टार्ट हुआ था, डियरनेस अलाउंस को छोड़ के हाउस रेंट अलाउंस में बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था। हाउस रेंट अलाउंस में बहुत चर्चा हुआ था। इट्स वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर पॉइंट है सर। एम्प्लॉय नौकरी करने जाते हैं, उसको घर मिलता है, घर का रेंट अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करता है तो उसके ऊपर पूरा खेल था। तो हाउस रेंट अलाउंस सर पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्टेड है। उसका कैलकुलेशन का तरीका मैं आप लोगों को लिखा के रखा, आगे चर्चा भी करूंगा कैलकुलेशंस हुए तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है सर, याद रखना है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, ये सब सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी हो सकता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में, आगे लिस्ट बताता हूं आपको, मैं आगे लिस्ट बताता हूं स्पेशल अलाउंस का। अच्छा, अलाउंसेस टू फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये वाला याद रखिए, ये वेरी इंटरेस्टिंग कि किसके लिए अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। कुछ लोग हैं सर, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ लोगों के लिए अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि अलाउंस टू हाई कोर्ट जज। अगर आप हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, तो आपके लिए अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अलाउंस पे। अगर अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, किसने पे किया आपको? यूनाइटेड नेशंस। आप लोग जानते हो ना कि वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है UNO, ठीक है, मतलब जिसको विश्व संघ भी बोलते हैं ऐसे हिंदी में या कुछ में। तो फिर बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है, अगर उनके थ्रू से कुछ अलाउंस मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अच्छा, और सर कंपेंसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय ए जज, जज के लिए थोड़ा छूट दिया जा रहा है सर, ठीक है। कंपेंसेटरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय ए जज, अगर जज को किसी भी तरह का कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है तो वो भी उनके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। समचरी अलाउंसेस, ये भी हाई कोर्ट को मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलता है, ये इस तरह का अलाउंस को भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड किया जाता है। अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो आउटसाइड इंडिया में काम करते हैं, ठीक है, अगर वो आउटसाइड इंडिया में काम करते हैं और उनको कुछ अलाउंस मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ये लिस्ट थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, ये लिस्ट याद रखिएगा कि कौन सा अलाउंस एग्जेम्प्टेड होता है और किसके किस में हाथ में। बस जज को याद रखिएगा, जज के हाथ में मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड है, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया में कुछ अलाउंस रिसीव करेगा तो भी एग्जेम्प्टेड है, यूनाइटेड नेशन से कुछ मिल रहा है तो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। तो ये था एक पूरा कॉलम वाइज समरिटिकल लिस्ट, ठीक है। अलाउंसेस व्हिच आर फुल्ली टैक्सेबल के लिस्ट में आपको याद रखना चाहिए सर सिटी कंपेंसेटरी, ये फुल्ली टैक्सेबल है। City compensatory allowances is normally intended to compensate the employees for the higher cost of living in cities. It is taxable irrespective of the fact whether it is given as a compensation for performing his duties in a particular place or under special circumstances. Entertainment allowance भी fully exempted होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के। This allowance is given to an employees to meet the expense towards hospitality in receiving customers etc. The act gives a deduction towards entertainment allowance only to a government employee. मतलब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसका जो सैलरी सेक्शन है उसमें सिर्फ आप लोगों को देखना प्रोफॉर्मा में लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए डिडक्शंस मिल जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं है। द डिटेल्स ऑफ डिडक्शन परमिसिबल्स आर डिस्कस्ड, ओके, आगे चर्चा करेंगे। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तो मैंने आपको बोला ही, ठीक है, 3200 पर मंथ, अभी 2 मिनट पहले ही बात हो रहा था, 3200 पर मंथ। बट किसके लिए 3200? प्लीज टेल मी साहब, ये 3200 का जो है ये किसके लिए है? क्या सभी को मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड? ओनली ब्लाइट, डीफ एंड डम को, ऐसे एम्प्लॉय अगर है तो उनके लिए 3200 पर मंथ इज एग्जेम्प्टेड,
बाकी सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल, याद रखिएगा। हाँ, अच्छा, और क्या बताए सर अलाउंस के बारे में? यस, एक इंटरेस्टिंग एरिया आने वाला है, तो थोड़ा दिल थाम के बैठिए। अभी मैं आपको अलाउंस के बारे में कुछ ऐसा लिस्ट सुनाने वाला हूँ जो आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और याद रखने के लिए मन भी करेगा। अच्छा, अलाउंसेस व्हिच आर पार्शियली टैक्सेबल में ऑब्वियसली एचआरए का नाम याद रखना, ठीक है। और एचआरए का तो आपको पता ही है, रूल्स पता है, आगे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन देके भी रखा था होमवर्क में, अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो अच्छा है, अगर नहीं ट्राई किया तो कोई बात नहीं, मैं कल के क्लास में सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में बोला है एचआरए इज अ स्पेशल अलाउंस specifically granted to an employee by his employer towards payment of rent for residence of the employee. HRA granted to an employee is exempt to extent of least of the following. इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो वाला अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा। मतलब ऐसा नहीं कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ऐसा नहीं कि फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। कुछ मतलब क्या है, कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशंस होगा। ऐसे सैलरी चैप्टर में इस तरह का लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट ना भर भर के है, आपको याद रखना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का रूल्स अलग अलग अलाउंस अलग अलग केस में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। बट एचआरए इज अ वेरी पॉपुलर सर, एचआरए इज अ वेरी पॉपुलर सर, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। तो मेट्रो सिटीज का कॉन्सेप्ट आपको को याद होगा, दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई। अरे क्या होता है दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई में? 50%। दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई में 50% लिया जाता है और बाकी शहरों के लिए 40% का रूल्स होता है ना। बाकी कोई भी शहर हो इंडिया का, ठीक है, ये पुराना 4 मेट्रो सिटी है, अभी न्यू 4 और ऐड हो चुका है मेट्रो सिटी। आप लोगों को पता है ना न्यू 4 क्या क्या है? वो अभी भी इंक्लूड नहीं किया इनकम टैक्स वाले, बट आप लोगों को पता है क्या न्यू 4 मेट्रो सिटीज में कौन कौन आ जाएगा? पुणे, हाँ, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद, ठीक है। ये 4 न्यू मेट्रो सिटीज ऐड हो जाता है न्यू में। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी भी ओल्ड मेट्रो सिटीज को भी अपने रूल्स के अंदर रखा है। दैट इज जो 47 के बाद से ही 4 सिटी था। साउथ में चेन्नई जो पुराना नाम मद्रास था, वेस्ट में मुंबई जिसका अभी बॉम्बे मतलब पुराना नाम बॉम्बे था, कलकत्ता जो कोलकाता और दिल्ली, ठीक है। तो ये जो 4 शहर है इसका बस एक हिसाब है क्या कि अगर आप कोई भी शहर में जाते हो आपको घर मिलेगा उस कंपनी के तरफ से, एम्प्लॉयर के तरफ से। एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको जितना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसका हिसाब रखो। पॉइंट 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड, वो कैलकुलेशन करना आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी। एंड 50% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। 50% अगर दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई वाला शहर हो तो 50% ऑफ द सैलरी लिया जाएगा। और अगर आप मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई छोड़ के कोई और दूसरे कोई भी शहर में आ जाते हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी शहर हो, कोई भी शहर हो, तो उसके लिए 40% का रूल्स देख लेना। बस जब आप देखोगे ना कैलकुलेशंस, आपके दिमाग में बस दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई होना चाहिए। अगर दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई नहीं है तो आप चुपचाप 40% का हिसाब लगाना सर। बाकी कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई छोड़ के कोई भी शहर हो आप 40% यूज करना। बट अगर आपको दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई दिख जाए तो आप 50% का हिसाब लगाना। इन तीनों पॉइंट में से जो भी आपका सबसे कम वैल्यू होगा वो वैल्यू आपको क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट मतलब LEAST लिस्ट, ओके। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा और बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। डोंट वरी, ये सब कैलकुलेशंस आपको सिखाया जाएगा। ऐसे आप लोगों को मैंने रूल्स बता के रखा, बट कल नेक्स्ट दिन मैं कुछ होमवर्क भी दिया था, मैंने इसका कैलकुलेशंस का पूरा चालू करूंगा पिटारा, तो फिर आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अच्छा, बाकी शहर के लिए तो आपको पता चल गया, बाकी दोनों पॉइंट एक ही है, ये दोनों पॉइंट सेम है, बस इस अदर सिटीज के लिए 50 की जगह 40 होगा, बस ये आपको याद रखना है। सर समझ में आ रहा है ना रूल्स? हेलो, क्या रे, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड सर। अच्छा, कुछ नोट्स देके रखा है, एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल, ये पॉइंट याद रखिएगा सर, जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको बहुत काम आएगा। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। अगर आप खुद के घर में रहते हो, ठीक है, मतलब आप जिस शहर में हो आपका खुद का घर है और आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आप बात समझ रहे हो सर? आपका घर नहीं है, आप उस शहर में नए हो,
आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है तो आपके लिए एग्जेम्पशन हो सकता है। बट अगर आपका खुद का घर है, आप खुद के घर में ही रहते हो, तो और आप घुमा फिरा के HRA भी रिसीव कर रहे हो, ये तब कंपनी को अगर पता चल जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, तो वो आपको पूरा एग्जेम्प्टेड मतलब पूरा टैक्सेबल कर देगा। ठीक है, तो एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन ए हाउस फॉर व्हिच ही हैज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट, या फिर कोई ऐसा घर जहां पर आपको कोई रेंट देना नहीं पड़ता। दोनों एक ही बात है, आप खुद के घर में भी रहोगे तो कोई रेंट थोड़ी ना दोगे, और या फिर आप कोई ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर आपको रेंट देने का जरूरत नहीं पड़ता, लाइक रिलेटिव्स के घर में रहते हो काइंड ऑफ। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ पता चल जाता है तो फिर उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब सर शहर नया है, मैंने वो शहर में गया, देखो सर अगर आप लोग घुमा फिरा के दिखा देता है कि भाई मेरा हाउस रेंट अलाउंस है, मैं कहीं भी रहूं, बट अगर एक बार पता चल जाए कि भाई आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, रेसिडेंस वगैरह में तो आपको एड्रेस देना पड़ता है ना, तो अगर ऐसा करते हो तो आपको ध्यान में रख के करना होगा। अदरवाइज रूल्स ये है कि अगर आपका घर है तो शहर में, तो फिर आप अपने घर में रहोगे, नॉर्मल बात है, और अपने घर में रहने के लिए अगर आपको HRA मिलेगा तो एग्जेम्पशन तो मिलेगा नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया सर? ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बताओ सर, ये वाला पॉइंट समझ में आया ना? ओके सर। सैलरी फॉर दिस पर्पस मीन्स, अच्छा ये वाला बात आपको याद रखना है कि HRA का जब कैलकुलेशन करना है ना, तो उसमें सैलरी का मतलब क्या है, ये वाला चीज आपको इनकम टैक्स में स्पेशली सैलरी में बहुत तंग करेगा कि हर बात में ना सैलरी का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, बात में तो मतलब कभी कुछ चीजें ऐड हो जाता है, कभी कुछ चीजें ऐड नहीं होता है। तो सैलरी फॉर दिस पर्पस का मतलब क्या है, मतलब जब आप ये जो 10% ऑफ सैलरी होगा ना, तो सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी, उसमें DNS अलाउंस ऐड हो जाएगा, ये प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट में आपको DM मिलता है, एंड कमीशन एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब कमीशन नॉर्मल वाला कमीशन नहीं, मंथली कमीशन टाइप का नहीं, अगर टर्नओवर में कोई फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन है, इसको बोलते हैं कॉट, कमीशन ऑन टर्नओवर, तो टर्नओवर का जो कमीशन है उसको सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन करने के टाइम पे इसका क्या यूज होगा, आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस रूल्स आपको मैं एक बार याद दिला रहा हूं। एंड थर्ड पॉइंट इज रेलिवेंट पीरियड मींस द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द सेड अकोमोडेशन वाज ऑक्युपाइड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जो यहाँ पर बोला था ना कि रेलिवेंट पीरियड, रेलिवेंट पीरियड का मतलब यहाँ पर थोड़ा बोल के रखा है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को देके रखा था, अगर आप लोगों ने ट्राई किया दुर्गा पूजा में वेरी गुड, अगर नहीं ट्राई किया आज कर लो, कल मैं इसका सोल्यूशन करूंगा, आज कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, नो सोल्यूशन टुडे, कल के क्लास में सोल्यूशन होगा। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो अच्छा, नहीं किया तो आज एक बार कोशिश कर लेना सर, मैं मतलब टुमारो की जो क्लास है उसमें मैं इसका डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। इसमें HRA का हिसाब है, DA का हिसाब है, कमीशन का हिसाब है, एक बार प्लीज करने का ट्राई जरूर करना। मोटर कार का एक एरिया है, HRA का एरिया है, तो मस्ट ट्राई सर। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो मैं कल डिस्कस करूंगा। ये अच्छा सवाल है कुछ। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, special allowance is granted to the SSC either to meet his personal expenses at the place where the duties of his office or employment or profit are ordinarily performed by him, or at the place where ordinary resides, or to compensate him for the increased cost of living. So another important area sir, section 10 subsection 14 clause 2। sir ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको अभी पता चलेगा कि ये सेक्शन क्या वाइटलिटी, मतलब क्या वाइटल कॉन्सेप्ट आपके लिए रखता है। आप देखो, आपको देखने से ही पता चलेगा। फॉर द अलाउंस अंडर दिस कैटेगरी, there is a limit on the amount which the employee can receive from the employer. Any amount received by the employee in excess of the specified limits will be taxable in his hands as income from salary for the year. It does not matter whether the amount which is received is actually spent or not by the employee for the purpose of which it was given to him. मतलब वो खर्चा करे ना करे, जो लिमिट है, लिमिट तक अगर उसको मिले तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अगर लिमिट क्रॉस करके मिले तो जितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में क्लॉज 2 में रूल 2BB के अंदर बोला गया है। कहां बोला गया है सर? रूल 2BB। अब देखो ये रूल 2BB का चर्चा अभी, The following allowances have been prescribed in Rule 2BB. ये 2BB बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखोगे आप अभी। Allowance prescribed for the purpose of Section 10, Subsection 14, Clause 1.
एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है। ये आपका हिसाब मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या हिसाब है इसका। कुछ डेली अलाउंस का भी एरिया है, कुछ कन्वीनियंस अलाउंस का भी दिया है और कुछ हेल्पर अलाउंस का भी दिया है। एक लिस्ट है, रिसर्च अलाउंस भी है, ठीक है, रिसर्च अलाउंस भी है। ये लिस्ट देखो, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी अभी आ जाएगा। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 है, ठीक है। ये क्लॉज 2 में आपको एक लंबा लिस्ट मिलेगा और ये लंबा लिस्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये देखो, इसके अंदर से कुछ यूज हम लोग ऑलरेडी क्लास में किए हैं, लास्ट वीक के क्लास में इसी में से कुछ पॉइंट में डिस्कस आपसे किया भी था। जैसे देखो, नेम ऑफ अलाउंस एंड एक्सटेंस टू विच अलाउंस इज एग्जेम्प्ट, मतलब कितना तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। बहुत काम का चीज है सर, शायद आपको पढ़ने के टाइम पे लगेगा कि इतना पढ़ना पड़ेगा, बट जब क्वेश्चन पूछ लेगा ना तब आप सोचने लग जाओगे भाई इसका क्या था, भूल गए। तो इसलिए पढ़ाई चल रहा है, पढ़ लो, बाद में फिर से मौका मिले पढ़ने का, ना मिले, इसलिए एक बार मौका मिल रहा है, लपेट लो दिमाग में, दिल में लगा लो सब। अच्छा, एनी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस इन दिस नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरियाज। हिल एरिया समझते हो ना सर, हमारा देश का, इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है स्पेशली, वो हिली रीजन्स में आता है ज्यादातर केस में। बट जरूरी नहीं कि सिर्फ नॉर्दर्न एरिया, साउथ में भी हिल है, ठीक है, ईस्ट में भी हिल है, वेस्ट में भी हिल है, फर्क नहीं पड़ता। हिल बहुत जगह में, पूरा भारत में हिल्स है, जानते हो ना आप लोग। पूरा इंडिया का चारों तरफ माला की तरह हिल्स बना हुआ है, ऊपर में हिमालय, पश्चिम में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और उधर आपका नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो मतलब हिमालय का जो एक्सटेंडेड पार्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। तो हिली एरिया खत्म नहीं होता इंडिया में। तो हिली एरिया में एक अपना मुश्किल अपना होता है सर, आप लोग जानते हो ना सर, कोई भी हिली रीजियंस में उसका एक अपना प्रॉब्लम एरिया होता है कि नहीं होता। हिली रीजियंस में जो डेली लाइफ होता है वो थोड़ा क्या होता है सर, संघर्ष वाला होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। है ना। तो वहां पर रहने के लिए अगर किसी को कोई नौकरी मिल रहा है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कंपेंसेटरी अलाउंस दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मानो कि अगर मैं आपको इंडिया के हिसाब से बताऊं, ऐसे ये जो जो एरिया में आपको थोड़ा डीप दिख रहा है ना, ये सब एक्चुअली हील्स है। ये दिख रहा है ना सर, जानते हो ये मैप के अंदर, गूगल मैप के अंदर आपको हील कैसे समझ में आएगा। जो एरिया थोड़ा डीपली दिखता है ना, फॉरेस्ट टाइप में होगा, और मैक्सिमम केस में ये हील भी हो सकता है। कैसे पता चलता है जानते हो? आप थोड़ा सा जूम करोगे ना, ये देखो आपको ना, ये मिट्टी का जो एरिया है ना, ये जो मतलब क्ले पार्ट है, आपको ना अप डाउन का एक ऐसे इमेज दिखेगा 3D में। तो इसका मतलब आप समझ लेना कि ये हिल एरिया है। तो ये इंडिया का, ये ईस्टर्न पार्ट्स में दिखाया मैं आपको। ये तो पूरा हिमालय है ही, कश्मीर से लेके एकदम अरुणाचल से लेके इधर तक, ये पूरा हिमालय एंड हिमालय का सब पार्ट, ठीक है, सब हिमालयन एरिया। और इधर आपका मिल जाएगा पूरा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स गुजरात से लेके एकदम केरल तक है। इधर आपको उड़ीसा से लेके इधर आपको पूरा ईस्टर्न घाट्स है, इधर ईस्टर्न घाट्स, इधर वेस्टर्न घाट्स, और अलग अलग बीच बीच में और भी हिल्स है, मतलब खत्म नहीं है हिल्स का। दुनिया देखने के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, भारत के अंदर ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, एनी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरियाज अलाउंस और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस और अनकॉग्निजेनियल क्लाइमेट अलाउंस और स्नो बाउंड एरिया। स्नो बाउंड एरिया है ना सर, जानते हो, जैसे अपना जो लद्दाख है वो स्नो बाउंड रहता है, सिक्किम स्नो बाउंड रहता है। तो अगर स्नो बाउंड एरिया में कोई रहता है, अलाउंस फॉर एवलांच अलाउंस, एवलांच मतलब जानते हो, अरे एवलांच क्या होता है, कश्मीर में होता है ना वो पूरा यस सर, एवलांच, हाँ, स्नोफॉल। स्नोफॉल्स नहीं, उसमें पूरा स्नो एकदम इतना जोर से नीचे गिरता है ना, स्नो स्लाइड, स्नो स्लाइड। हाँ, वो स्लाइड्स होके पूरा आपको उड़ा के लेके जाएगा, खत्म कर देगा। कश्मीर में होता है ठंड के टाइम पे, मैं देखा वो कुछ वीडियोस वगैरह में कभी कभी, तो आर्मी का भी डेथ हो जाता है, तो भयंकर होता है। तो आप समझ सकते हो ऐसे एरिया में काम करना मुश्किल है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, विच अलाउंस इज एग्जाम्प्ट ₹800 और 300 पर मंथ, या तो 800 या तो 300 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, स्पेसिफाइड लोकेशंस, ठीक है। हिल तो बहुत हो सकता है, अब किस हिल में कितना ज्यादा मुश्किल है वो आपको समझना पड़ेगा, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ₹7,000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, आपको मैं बोला ना अभी सबसे खतरनाक एरिया है, नाम सुने हो सर सियाचिन का?
Yes, sir. सियाचिन एरिया जो है ये, चलो देखते हैं 2 मिनट। ये देखो, देखने को मिल रहा है कुछ? ये आपका जो एरिया में वो बेसिकली चीन के साथ हम लोगों का लड़ाई होता है ना, ये आपको वैसे अंटार्कटिका वाला फीलिंग आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे अंटार्कटिका में आ गए, या फिर मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो सिचुएशंस होता है, ये सिचुएशंस में रहना नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए 7,000 करके पर मंथ का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो समझ में आ रहा है ऐसा? ये सियाचिन में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये सब सियाचिन ग्लेशियर्स है। इट्स अ वेरी डेंजरस एरिया सर, यहाँ रहना नामुमकिन है, ये एरिया में रहना नामुमकिन है, ठीक है। जो लद्दाख और लद्दाख के ऊपर होता है, ठीक है, लद्दाख के और ऊपर में है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों दिया जाता है और इसके पीछे क्या रीजंस है। तो बस याद रखिएगा, नॉर्मल में 800 या 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशंस, 7,000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं आप लोगों को बोला था कि आज कुछ ऐसे डिस्कशंस होगा जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत काम का चीज़ है, आपको बहुत काम आएगा। अच्छा नेक्स्ट, ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, Yes, sir. आ रहा है ना सर? अरे अर्पिता समझ Yes, में आ sir. रहा है? ओके। नंदिनी, Yes, रित्सा समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके सर। अच्छा, एनी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस इन नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंस और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, ये भी दिया जाता है सर। इंडिया में कुछ एरिया होता है जहाँ पर बॉर्डर एरिया है या डिस्टर्ब्ड एरिया है, जैसे ये कुछ एरिया है जो डिस्टर्ब तो है, जेन्युइनली डिस्टर्ब एरिया है, मतलब बहुत दिनों से है और जेन्युइनली डिस्टर्ब एरिया है। जैसे मानो कि ये एक एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, कश्मीर का जो एरिया है, ठीक है, ये जैसे मानो दिस इज दी, ये आपका एलओसी के साथ एरिया है, यहाँ पर चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर का एक एरिया है, ये भी एक्चुअली एलओसी का ही पार्ट है, ये पार्ट पाकिस्तान क्लेम करता है, आज़ाद कश्मीर का एरिया। ये सब बॉर्डर एरिया में बहुत मुश्किल चलता रहता है सर, हिल तो है साथ में बॉर्डर एरिया भी है। यहाँ पर अपना वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट फिर भी बॉर्डर एरिया है, झमेला लग सकता है। इधर आपका पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, ठीक है, इधर गुजरात में गुजरात बॉर्डर, ये सब पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। ये देखो, ये गुजरात के साथ और इधर राजस्थान के साथ, ये गुजरात हो गया, इधर राजस्थान हो गया। ये इसका भी मुश्किल है, ये भी एकदम डेजर्ट में रहना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा डेजर्टेड बॉर्डर है। और ये गुजरात का जो एरिया है ना, ये तो पूरा कीचड़ है सर, कीचड़ कीचड़ समझते हो, मतलब ये इतना भयंकर एरिया है। ये जो जिस एरिया में मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका आ जाता है, वो क्या नाम है उसका, कच्छ है ना, कच्छ, वो कच्छ का एरिया मतलब इतना भयंकर है कि आप मतलब इंसान मतलब अगर गिर जाए ना उठना मुश्किल है, इतना भयंकर एरिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बॉर्डर एरिया में ऐसे ही मुश्किल होता है, और साथ में अगर बॉर्डर में डिस्प्यूट वगैरह हो वो तो और मुश्किल बढ़ा देता है सर। तो इसमें 1300 और 1100 और 1050, ठीक है, 1300 मिल सकता है, 1100 मिल सकता है, 1050 मिल सकता है, 750 मिल सकता है, 300 में मिल सकता है, 200 में मिल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब लिस्ट इसलिए है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस ट्राइबल एरिया, जो मैंने आप लोगों को लास्ट दिन एक क्वेश्चन कराया था कि अगर कोई ट्राइबल बेल्ट में है तो ट्राइबल एरिया के लिए आपको मिलता है। तो ट्राइबल के ऊपर तो ऐसे इंडिया में बहुत जगह है, ठीक है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में तो ट्राइबल बेल्ट बहुत है, स्पेशली मिजो, नागा, मणिपुर, ये इसमें तो ट्राइबल बेल्ट है ही, है ना। नागालैंड में तो इतना भयंकर ट्राइबल बेल्ट है कि यहाँ पर तो हर मतलब 5-5 किलोमीटर में ट्राइब्स चेंज हो जाते हैं, सीरियसली। मतलब नागालैंड को कंट्रोल करना एक अलग ही लेवल का लड़ाई है, ठीक है। मतलब हर 10-15 किलोमीटर छोड़ छोड़ के न्यू न्यू ट्राइब्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका उड़ीसा में भी बहुत ट्राइब्स रहते हैं, उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को पता है तो बोल सकते हो। तो उड़ीसा में भी बहुत ट्राइब्स रहते हैं। हाँ, कोई कुछ कोरापुट बोलना नवरंगपुर. चाहता है? हाँ, कोरापुट ना, सर कोरापुट नवरंगपुर हाँ. हाँ कोरापुट में बहुत ट्राइब्स रहते हैं एक्चुअली। मतलब बेसिकली ये सब अफ्रीकन कनेक्शन है बहुत पुराना। कभी बात करूंगा ये उड़ीसा का ट्राइब्स के बारे में। अभी भी एकदम फुल्ली ट्राइब्स, छत्तीसगढ़ में भी ट्राइब्स है, बंगाल में भी ट्राइब्स है, बट थोड़ा कम कंपेरेटिवली। और इधर आपका अंडमान निकोबार में तो ट्राइब्स है ही, आप लोगों को पता ही होगा। अंडमान में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये आपका ये वाला एरिया, इस एरिया में ऐसे ट्राइब्स रहते हैं, यहाँ पर तो सर कोई जा ही नहीं सकता, यहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता।
मतलब अगर जाएगा तो फिर शायद खत्म होके ही आएगा, वो उनके साथ लड़ाई करना पड़ेगा, मुश्किल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या, बोलो। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट इज वेरी सिंपल सा, कि अगर आप ट्राइबल एरिया में हो तो ट्राइब्स एरिया में ऐसे ही थोड़ा क्या होता है ना, बेसिक फैसिलिटीज कम होता है, बिकॉज ट्राइब्स लोग अपने जंगल पुराने सिस्टम में रहते हैं। तो कोई नॉर्मल इंसान वहां पर जाके अपने आप को उस एरिया के साथ मतलब मैचअप कराना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल नहीं। बहुत लोग, जो लोग एडप्ट कर सकता है वो एडप्ट कर लेते हैं, जो नहीं कर सकता उनको दिक्कत हो जाता है, तो उनके लिए भी अलाउंस का पैटर्न है 200 पर मंथ। ओके, तो ये ट्राइबल एरिया हो सकता है, शेड्यूल एरिया हो सकता है, एजेंसी एरिया हो सकता है, स्पेसिफाइड स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा, बट 200 पर मंथ का रूल्स है। इसका सबसे फेमस जो पॉइंट आता है दैट इज, ये बहुत पॉपुलर है, ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है, ट्राइबल एरिया अलायंस। ठीक है, याद रखिएगा सर, 200 पर मंथ। ठीक है, और इसमें जो इतना सारा वैरायटीज है ये बस नॉलेज के लिए याद रखो, ऐसा सवाल बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज पर्पस आपको जानना चाहिए कि किस किस केस में बॉर्डर एरिया के कारण और हिली एरिया के कारण, ठीक है, जहाँ पर मतलब काम करना मुश्किल है उसके लिए मिलता है। बाकी ये तो आप लोग जानते ही हो, बड़ा ही पॉपुलर है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसके बारे में और कुछ नहीं बोलना है मुझे, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा पहले ही सुन चुके हो। अच्छा, any allowances granted to an employee to meet the hostel expenditure on his child, any allowances granted to an employee to meet the hostel expenditure on his child, 300 per month per child up to maximum of 2 children। याद रखिएगा, ठीक है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए 300 पर मंथ पर चिल्ड्रन अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, याद रखिएगा। कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया 2600 पर मंथ, कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया 1000 पर मंथ। ओके, ये कुछ मिलता है सर कंपेंसेटरी फील्ड एरिया में जो लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, और क्या है सर, 3900 क्या था, एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशंस। ठीक है, परमानेंट लोकेशन से दूर जाके आर्म फोर्सेस में जो काम करते हैं, वो अगर वहां पर कुछ इंसर्जेंसी चल रहा है तो वहां पर अगर काम करे तो उनके लिए उनको 3900 पर मंथ का एक्स्ट्रा दिया जाता है। एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डीफ, ये तो जानते हो, ब्लाइंड डीफ अगर है तो 3200 पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल जाता है। अंडरग्राउंड में जो लोग काम करते हैं, स्पेशली माइंस वगैरह में, ठीक है, अंडरग्राउंड अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अनकॉग्निजेनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस 800 पर मंथ, रानीगंज, बोकारो, झारखंड का धनबाद एरिया, ये सब एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, 4200 पर मंथ। आई होप समझ ही रहा हो कि जो लोग टफ कंडीशंस में रहते हैं उन्हीं के लिए ये सब अलाउंसेस हैं। और एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ आइलैंड ड्यूटी, आइलैंड में जो काम करते हैं, ठीक है, टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, 3250 पर मंथ। ऐसे आइलैंड और भी देखने को मिल जाएगा, बट हर आइलैंड मतलब बहुत बाहर नहीं है। ठीक है, जो आइलैंड मेन लैंड से काफी दूर में है, जैसे मानो कि जो लक्षद्वीप का एरिया है, ये आपका, ये देखो, ये जो लक्षद्वीप एरिया है ना सर, यहाँ पर बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, ये छोटा छोटा देखने को मिल रहा है ना, ये सब आइलैंड में काम करना इतना आसान नहीं होता। और यहाँ पर अंडमान भी है, अंडमान में भी काम करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिया जाता है। ओके, 3250 का। तो आई होप कि पूरा लंबा लिस्ट था, मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना दिया। हाँ, आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना दिया, आप लोग एक बार दिमाग में रख लो, जिस जिस पॉइंट में मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया आप समझ लो कि वो सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और जहाँ जहाँ मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिया, आपके नॉलेज के लिए आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये था अलाउंस का थोड़ा डिटेल्स, कि कौन सा अलाउंस एग्जेम्प्टेड होता है, कौन सा अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड नहीं होता है, कौन फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, कौन फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाता है, ये मैंने आपको डिटेल्स में थोड़ा बता दिया। ठीक है, ये सब मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया, तो ये आप लोग याद रखिएगा अलाउंस का डिटेल्स थोड़ा सा। ठीक है, तो नेक्स्ट कब काम आएगा जानते हो, जब अलग अलग क्वेश्चंस आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको बहुत काम आने वाला है सब। तो अभी मैं आपसे चर्चा स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिर्फ पेंशन का।
एन्युटी और पेंशन। ठीक है, बोलो सर अलायंस समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंट काइंड ऑफ अलायंस। Yes, sir. ओके सर, नोट्स तो आप लोगों के पास है, कुछ क्वेश्चन भी दिया था, जिन लोगों ने पूजा में ट्राई नहीं किया था डोंट वरी, आज एक बार ट्राई कर लेना, मैं कल आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो सर पेंशन के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करें थोड़ा, कि पेंशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है पेंशन का। ओके, कॉपी पेन रेडी कर लो। हेलो, रेडी है क्या कॉपी पेन? यस सर रेडी। ठीक है चलो, तो रेडी स्टडी गो। पेंशन, ऐसे पेंशन क्या है आप लोग जानते हो, है ना, रिटायरमेंट के बाद मिलता है नॉर्मली, है ना, जॉब करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन दिया जाता है, एन्युटी की तरह होता है कि सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट्स, है ना, एक सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट्स आपको दिया जाता है। तो एज पर द डेफिनेशंस ऑफ एन्युटी इज ट्रीटेड एज सैलरी, एन्युटी को सैलरी की तरह माना जाता है। Annuity is a sum payable in respect of a particular year. It is a yearly grant if a person invests some money entitling him to series of equal annual sums. Such annual sums are annuities in the hands of the investors. तो exactly ये annuity या pension, annuity received by a present employer is to be taxed as salary. It does not matter whether it is paid in pursuance of a contractual obligation or voluntary obligations. Normally ये taxable होता है, but इसका कुछ calculation है सर, इसका कुछ कैलकुलेशन है जो मैं अभी आपसे बात करूंगा। एन्युटी रिसीव फ्रॉम पास्ट, अगर आप किसी के पास पहले करते थे काम, अभी आपको कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, पास्ट से मिले, प्रेजेंट से मिले, या फिर प्रोस्पेक्टिव, अदर देन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर एम्प्लॉयर से नहीं मिलके किसी दूसरे से मिल रहा है तो फिर अदर सोर्स में चला जाएगा। बाकी ये एन्युटी और पेंशन दोनों ही आपका टैक्सेबिलिटीज में आ जाता है। तो पेंशन के बारे में आपको मैं इतना बता सकता हूँ, ये देखो, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पेंशन के बारे में क्या बोला, इज अ पीरियडिक पेमेंट मेड स्पेशली बाय गवर्नमेंट और एन कंपनी और अदर एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। समझ में आया सर? ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोला है, तो इनकम टैक्स वालों ने भी इसी को अपना डेफिनेशन माना। पेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। दो तरह का पेंशन होता है, एक अनकम्यूटेड पेंशन और एक होता है कम्यूटेड पेंशन। सर ये अनकम्यूटेड और कम्यूटेड में फर्क क्या है? सर अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है रेफर्स टू पेंशन रिसीव्ड पीरियडिकली, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट कम्यूटेड पेंशन जो होता है, कम्यूटेशन मीन्स इंटरचेंज, commuted pensions means lump sum amount taken by commuting the whole or part of the pension. Many persons convert their future right to receive pension into a lump sum amount receivable immediately. ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो अभी मैं आपसे ये बात करूंगा कि अगर आप कम्यूटेड पेंशन रिसीव करोगे तो क्या होगा, अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव करोगे तो क्या होगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या होगा, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या होगा। ठीक है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, चलो सर देखते हैं, हाँ देखते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन एग्जांपल सब करेंगे। ओके सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको बस सिंपल इतना बोलूँगा कि आप दो कॉलम बना लो सर। सर दो कॉलम क्यों? सर एक कॉलम में जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनका एक अलग ही स्टेटस होता है ना सरकारी वाले, और एक तरफ आ जाएगा नॉन गवर्नमेंट, इनका भी एक अलग ही लेवल होता है, नॉन सरकारी वाले। तो एक तरफ हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरी तरफ हो गया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आप गवर्नमेंट हो और आपको दो तरह का पेंशन आपको दिखाने दिया, एक हो गया कम्यूटेड, कम्यूटेड मतलब आप लंप सम में पैसा ले रहे हो, इसको बोलेंगे कम्यूटेड पेंशन। अगर आप लंप सम में ले रहे हो और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या होगा, लंप सम, लंप सम में ले रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो फिर फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड,
फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और लंप सम में पेंशन का अमाउंट उठा रहे हो, ठीक है, एक ही बार में पूरा अमाउंट एक साथ इस तरह का, तो जो लंप सम अमाउंट जो उठाओगे उसमें आपको पूरा एग्जेम्पशन हो जाएगा। बट अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब आपको एक ही बार में पेंशन का पैसा नहीं ले रहे हो आप हर मंथ पीरियडिक वे में पर मंथली पर क्वार्टर में आप उठाते जाते हो, तो बेसिकली ये मंथली होता है, क्वार्टर नहीं होता, सैलरी जैसा होता है ना, मंथली होता है, ठीक है। तो अनकम्यूटेड या अनकम्यूटेड इज अ मंथली कॉन्सेप्ट। अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका टैक्सेबिलिटीज कैसे होता है, बट बिफोर दैट और एक चीज साथ में जोड़ते जाओ। नॉन गवर्नमेंट के लिए भी एक बार कॉलम रेडी कर लो। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, आपका भी कुछ अनकमिटेड हो जाएगा और आपका भी कुछ कमिटेड हो जाएगा। तो अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो और आपका अनकमिटेड है, अनकमिटेड मतलब अगेन मंथली, और कमिटेड का मतलब होता है लमसम, है ना। सबसे पहले जो अनकमिटेड है दोनों के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों रोएगा। क्यों? दोनों को रोना आ गया। सर क्यों रोना आ गया बोलो तो? ये किसका आंसू? अरे ये आंसू किस बात की? टैक्स देता है। हाँ सर, टैक्स देना पड़ेगा। रो रहा है सर, समझ रहे ना, ये दोनों टैक्सेबल है इसलिए रो रहा है। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ये आंसू आ रहा है क्योंकि दोनों को टैक्स देना है, तो फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल। बट सर अगर नॉन गवर्नमेंट है और कमिटेड है तो सर इसमें फिर से सवाल आएगा, एक अनदर क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि कमिटेड पेंशन में अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो हम आपको ये देखेंगे कि आप ग्रेच्युटी रिसीव किए हो कि नहीं। आप ग्रेच्युटी रिसीव किए हो कि नहीं। ग्रेच्युटी रिसीव में फिर से दो सवाल, येस और नो। अगर ग्रेच्युटी रिसीव में येस है तो एक कॉन्सेप्ट, अगर ग्रेच्युटी रिसीव नो है तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट। सर दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? सर मैं नहीं कर रहा हूं, इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं। आपको बस उसी के हिसाब से मुझे बताना पड़ रहा है कि भाई जो इनकम टैक्स ने बोला है, अगर ग्रेच्युटी रिसीव किया किसने? कॉमिटेड पेंशन लेने वाले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, अगर उन्होंने ग्रेच्युटी रिसीव किया येस, देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्या कहता है? 1/3 ऑफ फुल वैल्यू इज एग्जेम्प्ट। वन थर्ड ऑफ फुल वैल्यू एग्जेम्प्ट, और अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करते हो देन हाफ ऑफ फुल वैल्यू इज एग्जेम्प्ट। कर लिया सर? यहां तक लिख लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव करते हो, कॉम्यूटेड पेंशन लेने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर येस है देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A 1/3 ऑफ फुल वैल्यू एग्जेम्प्ट करेगा, और अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करते हो तो फिर हाफ ऑफ फुल वैल्यू एग्जेम्प्ट करेगा। बोलो सर, यहां तक लिखना हुआ? है दादा। यस सर। ओके ना। अब चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपके मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। चलो सर, मन में सवाल है तो सवाल का सल्यूशन भी होना चाहिए। चलो एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, कोई मिस्टर एक्स एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड, कहाँ काम करता है सर? पी लिमिटेड में काम करते हैं। रिटायर कर रहा है कब? रिटायर एज ऑन 31st ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। मिस्टर एक्स एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड रिटायर एज ऑन 31st ऑफ जुलाई 2020। तो रिटायर करेगा उसके बाद ही ना पेंशन मिलेगा क्या रे? रिटायर करने के बाद ही तो पेंशन मिलता है, या रिटायर करने से पहले पेंशन मिल जाएगा? हाँ सर,
রিটায়ার করার পরে পয়সা পেনশন পাবে তো নাকি রে? Yes, sir. Yes, sir. बस এটাই তো। तो ही रिसीव पेंशन ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ। कितना पेंशन मिल रहा है? 1000 पर मंथ करके। एज ऑन 1st of December 2020 Mr. X commuted 60% of his pension. %60 of his pension for rupees 1,20,000। 1,20,000 रुपया देके 60% ऑफ हिज पेंशन वो कम्यूट कर लिया। कम्यूट मतलब लम सम अमाउंट उठा लिया अपने पेंशन अमाउंट का 60%। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। बोलो सर, कुछ समझ में आया सर? असेसमेंट ईयर 21 22। बिकॉज ये घटना कब घट रहा है? 31 जुलाई 2020। दैट मीन्स ये 19-20 है कि 20-21 है? ये 2021 का बात है। तो 20-21 इज द प्रीवियस ईयर एंड 21-22 इज द असेसमेंट ईयर। बोलो सर, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इतना पहले बताओ, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ ना। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है पी लिमिटेड का जो रिटायर कर रहा है 31 जुलाई 2020 को। ही रिसीव पेंशन ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ एज ऑन 1st of December 2020। मिस्टर एक्स ने 60% ऑफ हिज पेंशन पर रुपीज 1,20,000 में कम्यूट कर लिया। आपको बता रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ कि उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। इतना तक समझ में आया तो बताना सर, मैं फिर आगे बात बढ़ाऊंगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अरे Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। अब चलो सर इसका सोल्यूशन देखते हैं और पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करना होता है वो भी आपको सिखा देते हैं अभी। तो सर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये रिटायर कब कर रहा है ये देखना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 जुलाई को ये रिटायर कर रहा है तो फिर पेंशन कब से चालू होगा? 31 जुलाई को अगर वो रिटायर कर रहा है तो फिर पेंशन कब से स्टार्ट होगा? September 1. क्यों, अगस्त में क्या खाएगा फिर? अगस्त। अगस्त में क्या अगस्त में। खाएगा? अगस्त में खाएगा नहीं, अगस्त में भी तो खाना है, रहना है। हाँ, तो ऑब्वियसली अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, किसी किसी केस में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण अगर वो देरी होता है वो अलग बात, बट रूल्स के हिसाब से अगर चले तो ऑब्वियसली उसका मंथली गुजारा चलेगा कैसे फिर? तो अगस्त से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, है ना। तो उसको पेंशन कितना करके मिलेगा पर मंथ? मंथली पेंशन कितना करके 1000 मिलेगा? 1000 करके, 1000. 1000 करके, 1000 1000 1000 कब तक चलेगा ऐसा? 1000 करके कब तक चलेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2021. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहा? Sir, 31st March 2021. इतना तक चलेगा या उससे पहले उसने कम्यूट कर लिया ना सर? 1000 दिसंबर में भी किया उसने। सॉरी, एक चीज गलत हो गया सर। देखो नवंबर तक तो उसको 1000 मिल जाएगा, पर क्या दिसंबर में भी 1000 मिलेगा? ध्यान से देखो, उसने 1 दिसंबर 2020 को क्या किया, 60% ऑफ हिज पेंशन जिसका अमाउंट है 1,20,000 उसने कम्यूट कर दिया। तो टोटल पेंशन का
60% अगर कम्यूट कर लेता है सर 5600 5600 क्या होगा वो टैक्सेबल फुल्ली? है सर। यस सर, 5600 का आंसर सही लग रहा है मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या दिसंबर में भी 1000 मिलेगा या उससे कम या ज्यादा, क्या होगा? 400 दिसंबर में 400 मिलेगा, बिकॉज आप ध्यान से देखो बात को, टोटल पेंशन का 60% तो वो दिसंबर में उठा ले रहा है ना, तो बचता कितना है? 40%। तो 1000 अगर मंथली मिलता है तो अगर कम्यूट कर लेता है 60%, तो बाकी 40% ही उसको कम्यूट मतलब अनकम्यूट का मिलेगा, ठीक है, जो मंथली बेसिस में। तो दिसंबर से अमाउंट हो जाएगा 400 करके। जिसे समझ में नहीं आ रहा है 2 मिनट वेट कर जाओ, फिर मैं पूछूंगा, फिर बताना कि समझ में नहीं आएगी नहीं। तो 1000 करके अप टू दिसंबर नवंबर तक, एंड आफ्टर दैट 400 करके मार्च तक, ये सभी अमाउंट को टोटल करना। आई थिंक 5600 हो रहा है ना? 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 और 1600, 5600। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल ना सर? इसको मैंने फुल्ली टैक्सेबल क्यों बोला? बिकॉज ये कम्यूटेड है कि अनकम्यूटेड है? कम्यूटेड। ठीक अनकम्यूटेड से सर। बोल, ये Uncommuted. अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड का मतलब क्या? मंथली। यहाँ पर जो अमाउंट कैलकुलेशन हुआ 1000 करके और 400 करके, दिस इज अ मंथली। और मंथली अमाउंट चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल। तो रोना पड़ेगा तो रोना चालू कर दो, ठीक है, हाय 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 मेरा टैक्स लग गया। तो 5600 जो है ये फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन क्या यहीं पर बात खत्म होता है? नहीं ना सर, बिकॉज आपने अभी तक इसका कुछ किया ही नहीं। ये जो 60% ऑफ 1,20,000 इसका क्या होगा? 60% इक्वल्स टू 1,20,000, तो फिर टोटल पेंशन अमाउंट कितना होगा बताओ सर? 2 लाख। वेरी गुड सर। कम्यूटेड पेंशन जो है आपका, कम्यूटेड पेंशन जो है आपका कितने का? 60% का। 60% का वैल्यू भी बता के रख रहा है आपको, 1,20,000। दिस इज योर कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नहीं हो इसके बारे में कुछ मतलब बोला नहीं है क्वेश्चन में। तो कम्यूटेड पेंशन 60%, 1,20,000। इसका 100% कितना हो जाएगा फिर? 1,20,000 बाई 60% करो, ठीक है। तो 1,20,000 60 इंटू डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करके देखो कितना होता है। कितना हो जाएगा सर? 2 लाख क्या? है सर। दिस इज द फुल वैल्यू। ये 2 लाख फुल वैल्यू पेंशन है उसका। पेंशन का पूरा अमाउंट है 2 लाख, बट उसने 60% उठा लिया, तो कितना उठा लिया? 2 लाख का 60%, 1,20,000। और पिता बुझते वाली बेपट्टा টোটাল পেনশন পাবে কত? 2 লাখ। 2 লাখের 60% উঠিয়ে নিয়েছে, लम सम उठी নিয়েছে। तो 2 लाख का अगर 60% लम सम में उठा लिया तो फिर बचता कितना है? 40%। बाकी 40% क्या होगा? बाकी 40% ऐसे ही मंथली करके लेता जाएगा, 400 400 करके। मंथली जो है, बाकी जो अमाउंट है वो मंथली करके लेता जाएगा वो। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या किया? 60% अमाउंट लम सम में उठा लिया। तो लम सम उठाने का मतलब क्या? कम्यूटेड की अनकम्यूटेड? लम सम में उठाने का मतलब क्या है? कम्यूटेड की अनकम्यूटेड? कम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय उठाते हैं तो क्या होता है? कम्यूटेड Fully फुल्ली exempt. एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय उठाते हैं तो क्या होता है? Fully taxable. 1/3 नहीं, फुल्ली टैक्सेबल 1/3 नहीं। वैल्यू इज exempt 1/3 या फिर हाफ, डिपेंड करता है कि ग्रेचुइटी रिसीव ग्रेचुइटी के नहीं बारे मिल में रहा कुछ। ग्रेचुइटी रिसीव यस और नो, ये सवाल आएगा आपके सामने। इफ यस देन 1/3, अगर नो है तो फिर हाफ, ठीक है। तो हमारे इस केस में ये मिस्टर एक्स जो है, क्या लगता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट लग रहा है। नहीं सर, बोला है ना पी लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड पी लिमिटेड का मतलब प्राइवेट लिमिटेड ऐसा बात नहीं है। एक कॉमन सेंस हमेशा यूज करना
कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा ना तो फिर आपको ब्रैकेट में बोल देगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोल के, बट यहाँ पर क्वेश्चन में गवर्नमेंट के नाम पे कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोलेगा तो आप गवर्नमेंट थोड़ी ना मान सकते हो, ठीक है। सिंपल बोला है मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड, तो सिंपल है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट होगा तो जरूर बोलेगा कि गवर्नमेंट है, समझ में आया सर? ये सेंस जरूर यूज करना, गवर्नमेंट होगा तो वो हमेशा ब्रैकेट में बता के रखेगा कि गवर्नमेंट है या नहीं। तो रही बात गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की, अब क्या करना है, ये तो समझ में आ ही रहा है सर कि ये नॉन गवर्नमेंट है, तो क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट है तो फिर आपके सामने क्या सवाल आ रहा है, आपके सामने सवाल क्या आएगा कि ग्रेचुइटी रिसीव किया या नहीं। सर क्वेश्चन में ग्रेचुइटी के बारे में कुछ बोला था क्या? ना। कुछ नहीं बोला था। नॉर्मली अगर क्वेश्चंस में डिटेल्स थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपको ग्रेचुइटी के बारे में बोल के रखेगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फिर आप दोनों आंसर ही देख लेना, जो आपको अगर एमसीक्यू टाइप में है देख लेना कौन सा आपका दिखा रहा है, अगर एमसीक्यू नहीं है तो फिर आप दोनों आंसर करके आ जाना, ठीक है। कि अब सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर येस है अगर नो है, ठीक है। अगर ग्रेचुइटी रिसीव डीएस है तो क्या होगा, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू एग्जेम्प्ट, अगर नो है हाफ ऑफ फुल वैल्यू एग्जेम्प्ट। करना क्या है, अरे कुछ नहीं करना, बस 2 लाख का 1/3 करो, 1/3 ऑफ 2 लाख, कितना हो जाएगा 66,667, सही बोला क्या? 66,667 मतलब 66,667, ये आपका हो जाता है एग्जेम्प्टेड वैल्यू इफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ फुल वैल्यू, तो हाफ इंटू 2 लाख, कितना 1 लाख क्या है दादा। ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो ये दोनों आंसर ही आपके लिए वैलिड है अगर कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो ग्रेचुइटी रिसीव यस और नो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप यस का भी आंसर दे देना, नो का भी आंसर दे देना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कोई एक ऑप्शन है तो आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, आप वही वाला ऑप्शन चूज कर लेना, तो कॉमन सेंस लगा लेना थोड़ा, ठीक है। तो 1/3 और इधर हो गया हाफ। अच्छा लेकिन अभी ये तो हो गया एग्जेम्प्टेड वैल्यू, अब आपको मैं पूछना चाहता हूं कि टैक्सेबल कितना होगा फिर दोनों केस में। दोनों केस अलग है, येस का केस अलग है, नो का केस अलग है। इफ दिस वन इज एग्जेम्प्टेड देन व्हाट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल पेंशन क्या हो जाएगा फिर? ফার্স্ট हाँ একটা হবে 1333333 1333333, अरे टैक्सेबल वैल्यू 53,333। 53,333, ये सही लग रहा है। देखो सर टैक्सेबल वैल्यू ये मैंने 1/3 वाला इधर ले लिया, इधर हाफ वाला ले लिया, ठीक है। तो इसका मेरा एग्जेम्पशन कितना आया था, एग्जेम्पशन आया था 66,667। अब ये अमाउंट को किससे लेस कर रहे हो? 53 हाँ 1,20,000 থেকে। तो 1,20,000 से अगर तुम 66,667 को लेस करोगे तो कितना आएगा? 53,333। 53,333, ठीक है। और अगर आप इधर से करोगे तो फिर 1 लाख टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल इज 20,000। 1,20,000 माइनस 1 लाख, तो हो जाएगा 1,20,000 क्यों लिया? अच्छा किसी को कुछ लग रहा था कि इसे 2 लाख से लेना चाहिए, ऐसा फीलिंग आ रहा था ना सर, 2 लाख से लेना चाहिए था, बट एक्चुअली रूल्स कुछ ऐसा है कि आपका टैक्सेबल वैल्यू जो होगा जितना आपने कम्यूट कर लिया, ठीक है, कम्यूट वैल्यू से 1,20,000 का आपने कम्यूट किया ना, तो उस कम्यूट वैल्यू से जितना माइनस जितना आपका एग्जेम्प्टेड होगा बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 लाख से माइनस कर दो, ठीक है। डोंट डू इट फ्रॉम 2 लाख, 2 लाख से नहीं करना है, कम्यूट वैल्यू से करना है।
ये दोनों आपका आंसर है, या तो 20,000 होगा या तो 53,333 होगा। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या रहेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना है तो आप दोनों जवाब दे के आना, और अगर क्वेश्चन में बोला है यस ग्रेचुइटी रिसीव्ड तो फिर जो 1/3 लेना है, अगर नॉट रिसीव्ड तो हाफ लेना है। बोलो सर, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कुछ पेंशन का? अरे समझ में कुछ आया कि नहीं? यस सर। ये देखो यहाँ पर जो मैंने अभी इतना देर से आपको समझा रहा, इसका पूरा देखो रूल्स यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पूरा एकदम फ्लो चार्ट करके यहाँ पर मैं बता के रखा था नोट्स के अंदर, आप आराम से चेक कर सकते हो। दिखाई दे रहा है क्या? जो कॉपी में ऑलरेडी मैंने आपको लिखा दिया, ये देखो कम्यूटेड है, अनकम्यूटेड है, एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशंस, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस एटसेट्रा, फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। अदर एम्प्लॉइज, इफ द एम्प्लॉइज इज रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी, ठीक है, और अच्छा अनकम्यूटेड होगा तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, कम्यूटेड होगा तो उसमें क्या बता रहा है कि इफ द एम्प्लॉइज रिसिप्ट इन इज रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी देन 1/3 कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कम्यूटेड, वो जो मैंने अभी आपको लिखा है वही, यहाँ पर हाफ इंटू जो मैंने आपको लिखा है उसी को यहाँ पर फॉर्मूला करके बता के रखा है। तो बेसिकली इस तरह से आपको पेंशन को याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देके रखा पेंशन का, यू मस्ट ट्राई सर, हाँ घर में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मिस्टर सागर का, जिन्होंने ट्राई किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया कल के क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन लूँगा सर, हाँ ज़रूर ट्राई करना। पेंशन आज आपको सीखने को मिल गया, आप एक बार ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बोल रहा हूँ कि कल चेक करूँगा, ठीक है सर। तो ये एक पेंशन का क्वेश्चन यहाँ पर है, मस्ट ट्राई सर। ओके, अच्छा और एक क्वेश्चन अभी मैं कराता हूँ, आप मेरे साथ साथ करो अभी। Mr. X, an employee of A Limited, employee of A Limited, ठीक है। Mr. X, an employee of A Limited, retire as on 31st May 2020, ठीक है। Mr. X, an employee of A Limited, retired as on 31st May 2020. He received pension of rupees 900 per month. He received pension of rupees 900 per month as on 1st January 2020. 20 होगा क्या? रिटायर कर रहा है 31st मई 2020 को, फिर ये हो जाएगा 21 को, 1st जनवरी 2021, 31st मई 2020 को रिटायर कर गया और पेंशन रिसीव कर रहे हैं 900 पर मंथ एज ऑन 1st जनवरी 2000। सर एक सेकेंड होल्ड करना, सर एक सेकेंड होल्ड करना। अच्छा लिखना सर, एज ऑन 1st जनवरी 2021 he commuted 1/4 of his pension for rupees 75,000
calculate amount of exemption and tax liability under section 10 subsection 10A and हाँ बस ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं, टोटल टैक्सेबल पेंशन एंड टैक्सेबल पेंशन। होगा सर? क्वेश्चन समझ में आया? बताइएगा, क्वेश्चन समझ में आया? Mr. X, an employee of A Limited, retired as on 31st May 2020. He received pension of rupees 900 per month. As on 1st January 2021, he commuted 1/4 of his pension for rupees 75,000. आपको कैलकुलेट करने बोल रहे हैं कि एग्जेम्पशन बताओ एंड टैक्सेबल पेंशन बताओ अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A जो पेंशन का सेक्शन है। क्या सर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये तो पहले बताओ आप लोग थोड़ा मुझे। सॉल्व हो पाएगा कि नहीं? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। अरे कुछ तो बोलो हाँ ना। क्या मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से? अच्छा, तो क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैं सॉल्व करूं कि आप लोग ट्राई कर रहे हो? बोलो सर। कोर्ची सर। ओके, बस Try इतना ही तो मैं पूछा, इतना ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं। बस करो, मैं 2 मिनट बाद ही स्टार्ट करूंगा। ए अर्पिता ट्राई कोर्चिस, नंदिनी, दीत्सा, इंकी सभी को पूछ रहा हूँ। प्रिया ट्राई कर रहे हो कि नहीं आप लोग? हाँ सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, हाँ नेम सर। करो। जियाउल कर रहा है, जियाउल, जियाउल का आवाज नहीं आज नहीं आ रहा है। शुभश्री ट्राई करो सर। जैसे अभी पहला सम्स किया वैसी तरह से होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। दादा बोलो। বলছি ফুললি ট্যাক্সেবল কি 8325? फुल्ली टैक्सेबल 8325, यस सही है, 8325। वेरी गुड सर। 8325 इन लोगों का भी हुआ है, सही हुआ है सर।
325 और आ गया? हाँ बोलो। 675 अनकम्यूटेड होगा। एग्जाम्शन बताओ मुझे थोड़ा। एग्जाम्शन फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या होगा? एग्जाम्प्टेड पता नहीं। माइनस एग्जाम्प्टेड 1 लाख होगा। 1 लाख होगा, हाँ सर सही बोला। 1 लाख होगा या फिर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। 1/3 होगा 1 लाख या और नो होगा ग्रेजुएट रिसीव तो 1/2 होगा 1.5 लाख। हाँ 1.5 लाख, वेरी गुड सर। 900, अच्छा ये कितना हो जाएगा? 900 का कितना ले रहा है सर? 900 का 1/4, तो 900 का 1/4 कितना हो जाएगा? 225 225, तो 225 और 900 से माइनस कर देंगे 675। 675 ये समझ में आया ना सबको? देखो सर, पेंशन मिल रहा है, उसने रिटायर किया 31 मई को, ठीक है, तो उसका पेंशन भी चालू हो गया जून से। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उसको 900 करके पेंशन का अमाउंट मिला। जनवरी में जाके उसने क्या किया, लमसम अमाउंट कुछ उठा लिया। कितना बोला कि कमिटेड 1/4 ऑफ हिज पेंशन फॉर ₹75,000। तो अगर 1/4 उठा लेगा तो बाकी मिलेगा कितना? 1/4 उठा लेगा तो मिलेगा बाकी जितना अमाउंट है, 3/4 अमाउंट है, दैट इज 675। अब 900 का 3/4 भी करोगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है, 675। 1/4 उठा ले रहा है तो फिर 3/4 तक उसको बाकी है, तो फिर 3/4 अमाउंट उसको बाकी मिलता जाएगा पेंशन के हिसाब से मंथली पे, बस। और मंथली अमाउंट जो मिलता जाता है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। कितना हुआ ये 8325 ऐड करने से? यस सर। ठीक है, दिस इज अ फुल्ली टैक्सेबल पेंशन। दिस वन इज फुल्ली टैक्सेबल एज वेल एज। अब आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आगे आपको क्या देखना है? आगे देखना है कि उसका वही कैसे एम्प्लॉय है। ऐसे तो देखने को समझ में आ जा रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट तो है नहीं, ए लिमिटेड में काम करते हैं। गवर्नमेंट होता तो बोल देता गवर्नमेंट है बोल के। आपके सामने कमिटेड कितना किया है ये बोला है, कमिटेड किया है 25%। सर 25% का मतलब ही होता है 1/4। हाँ, करके देखो कैलकुलेटर में, 1/4 × 100 आपको पता चल जाएगा। 1/4 मतलब 25%, ठीक है। तो 25% का वैल्यू कितना है? 75,000, 75,000। तो फिर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 लाख 75,000 बाई 25 × 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ये 3 लाख हो गया टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन। तो टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन जैसे ही आपको मिल जाता है, फिर आपके सामने सवाल आता है कि ग्रेचुइटी रिसीव येस और नो। ग्रेचुइटी रिसीव्ड, फिर इसमें आप बताओगे कि येस है कि नो है। अगर येस है तो फिर 1/3 ऑफ फुल वैल्यू, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख 1 लाख। दिस 1 लाख इज एग्जेम्प्टेड। अगर 1 लाख एग्जेम्प्टेड है तो फिर टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों? बिकॉज कमिटेड अमाउंट से ये कम है ना। कमिटेड कर रहे हो 75,000 और एग्जेम्प्टेड हो रहा है 1 लाख, है ना। कमिटेड, तो बेशी আছে। हाँ वही तो ना, कमिटेड कर रहे हो 75,000 और एग्जेम्प्टेड हो रहा है 1 लाख, तो फिर टैक्सेबल वैल्यू कुछ नहीं होगा, नील होगा, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, वो तो सिंपल दिख जा रहा है, कुछ नहीं होगा सर, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता।
तो ये सिंपल आपका 1 लाख हो जाएगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हाफ ऑफ फुल वैल्यू, हाफ इंटू 3 लाख, ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख, 1,50,000। तो इधर 1,50,000 इधर 1 लाख। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक होगा, हाँ दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो ये आपका एग्जेम्प्टेड वैल्यू हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। यहाँ पर कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगा बिकॉज आपका जो ग्रेचुइटी रिसीव्ड अमाउंट है उससे आपका एग्जेम्प्टेड वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, तो फिर टैक्सेबिलिटी का यहाँ पर कोई चारा नहीं है। टैक्सेबल में सिर्फ आपका यही वाला अमाउंट जाएगा, दैट इज 8325 वाला। तो टैक्सेबल पेंशन हो जाएगा 8325 और एग्जेम्प्टेड वैल्यू में आपका ये अमाउंट में से कोई भी एक अमाउंट जा सकता है। बस यही तो है, यही है पेंशन का कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन, একটা কথা বলছি, ইয়েস বা নো এর মধ্যে কোনটা চুজ করব? देख क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में जैसे मैंने इसको अभी जो भी क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसमें मैं ग्रेचुइटी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको ग्रेचुइटी येस और नो में पता चलेगा येस ग्रेचुइटी येस है कि नो है। बट अगर बाई चांस क्वेश्चन मिसिंग है कि येस और नो में, ठीक है, तब आप दोनों लिख के आना। अगर एमसीक्यू है तो कैलकुलेट करके देखना कि कौन सा एमसीक्यू मैच कर रहा है, तो वही वाला चूज कर लेना। बात समझ में आया? ओके सर। ठीक है, नॉर्मली अगर कुछ गिवन रहेगा तो फिर आपको तो पता ही है क्या करना है। इफ ग्रेचुइटी रिसीव गिवन है, क्वेश्चन में बोल के रखेगा, तो यू नो 1/3 करना है कि हाफ करना है। बट इफ देर इज क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ग्रेचुइटी रिसीव्ड, देन आप दोनों ही कैलकुलेट दिखा के आना। और अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू है, आपके सामने ऑप्शंस है, आप ऑप्शन में चेक करके देखो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उसी ऑप्शन को चूज कर लो। सिंपल। एक क्वेश्चन और लिखना, मिस्टर एक्स, an employee of Z Limited, retire as on 31st of July 2020. He received pension of rupees 1,200 per month. Mr. X commuted 70% of his pension for rupees 1,50,000 as on 31st January 2021. Calculate exemption and taxable pension under section 10 subsection 10A। ठीक है, होमवर्क है ये, घर में ट्राई कीजिएगा, घर में ट्राई कीजिएगा। मैंने अच्छा ये लिख लिया क्या क्वेश्चन आप लोगों ने? यस सर। है दादा। हो गया सबका कॉपी? कॉपी हो गया सबका? ओके। अच्छा, मैंने जो नोट्स स्टडी नोट आप लोगों को देके रखा, आप वहां पर भी देखना, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ग्रेचुइटी का क्वेश्चन है, ग्रेचुइटी अभी छोड़ देना, मैं नेक्स्ट दिन ग्रेचुइटी कल कराऊंगा। कल ग्रेचुइटी कराने के बाद आप ये इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करना, और जिन लोगों को आता है वो लोग तो अभी से ट्राई कर सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 पेंशन का है, वो एक बार जरूर ट्राई करना। इलस्ट्रेशन 3 एक है, वो पेंशन का क्वेश्चन है, मस्ट ट्राई। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 मस्ट ट्राई पेंशन का, और जो अभी मैंने दिया ये भी मस्ट ट्राई। ये क्वेश्चन भी पढ़ के देख सकते हो,
Mr. Sagar, who retired as on 1st October 2020, is receiving 5,000 per month as pension. On 1/2/2021, he commuted 60% of his pension and received rupees 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension. Assume करने क्या बोला है? क्या assume करने बोला है? देख सकते हो आप, 3 assumption दिया है आपके सामने. He is a government employee. He is a private sector employee and received gratuity of rupees 5 lakh at the time of retirement. He is a private sector employee and did not receive any gratuity at the time of retirement. तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या होगा, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और ग्रेजुएटी रिसीव करते हो तो क्या होगा, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और ग्रेजुएटी रिसीव नहीं करते हो तो क्या होगा. आपको तीनों जवाब देना पड़ेगा. क्लियर है सर? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जो स्टडी नोट में दिया हुआ है वो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैंने दिया. हाँ बोलो जी. सर ये सेंड कर चुके हैं क्या ये? हाँ ये देख के है? रखा. नहीं ये रिसेंटली लास्ट वीक शेयर किया था, मतलब दुर्गा पूजा से पहले. दुर्गा पूजा से पहले वाला क्लास में, दुर्गा पूजा से पहले जो लास्ट क्लास हुआ था उस क्लास में दिया था. अगर तेरे पास नहीं है तो चेक कर, स्टडी नोट सैलरी स्टडी नोट 1 हाँ सर था, ओपन नहीं किया. ठीक है, उसी में से उसी के अंदर मिल जाएगा. स्टडी नोट 1 बोल के सैलरी का जो पीडीएफ सबके पास पहुंचा है उसी के अंदर है. ठीक है, ये क्वेश्चन मस्ट ट्राई सर. और बाकी क्वेश्चन भी जो लोगों को आता है वो ट्राई करे, और जो उनको नहीं आता है वो छोड़ दे. जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो छोड़ दे, बाकी जो क्लास में हुआ है ऐसा वो जरूर ट्राई करे. ठीक है, फिर अगले क्लास से ग्रेचुइटी और बाकी जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट का एरिया है वो चर्चा चलेगा, और फिर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा सर. आज तो सर क्लास इतना ही है. ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद फर्स्ट टैक्स क्लास था. आई होप आप लोगों को समझ में आया. कोई डाउट हो तो पूछो सर, अदरवाइज घर पे ट्राई करो. ओके ठीक है सर. ओके सर. ओके सर. ओके सर, बाय सर. ठीक है, चलो सर, टाटा फिर. बाय. बाय बाय सर. बाय. ओके टाटा. बाय सर. बाय. सर